तो रेगुलर रहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब लोग पंक्चुअल रहिए, रेगुलर रहिए, हर चीज आपको मिलेगा, हर चीज ढंग से पढ़ाया जाएगा, एकदम प्रॉपर पढ़ेंगे हम लोग। स्टार्टिंग से जो भी पढ़ रहे हैं, अभी बहुत टाइम नहीं गया है, अभी भी क्या है ये आपका, है ना, आज तो बहुत टाइम तो नहीं हुआ। वो लोग तो बहुत लेट ज्वाइन किए थे, उसके बाद भी उन लोगों का सब कुछ टाइम पे हो गया था, बढ़िया किए भी उन लोगों ने, अच्छा रिजल्ट भी दिए, आपके सामने है। आप लोग तो फिर भी बहुत टाइम से ज्वाइन किए हो, इसके बाद क्या लगता है कि अभी भी नहीं हो पाएगा क्या? सब हो जाएगा आराम से। लेकिन ये कि करने के लिए जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तभी ना होगा, आपका विल पावर ही एकदम वीक है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, ये जान लेना। खुद से अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भाई एकदम रिजिड डिटरमाइंड पर्सन बनना पड़ेगा पहले। डिटर्मिनेशन आपका एकदम फुल दिखना चाहिए, एकदम एकदम रिजिड होना चाहिए, तब तो समझो कि ये कुछ काम का होगा। नहीं तो कोर्स ही आगे बढ़ेगा, टीचर अपने लिए थोड़ी पढ़ेगा, वो तो आपको पढ़ा रहा है ना, आपका रिवीजन प्रैक्टिस आप करोगे, हर चीज समझोगे, तब जाकर बनेंगे ऐसी चीजें। रेगुलर रहो, पंक्चुअल रहो, हर चीज देखो, सब बताएंगे। अब टाइम से चीजें स्टार्ट कर लेंगे, टाइम से ओवर कर देंगे, आप देख लें, आप रिकॉर्ड रहेगा अपना, देखिएगा आराम से पढ़िएगा। वर्क एनर्जी एंड वॉट पावर, लास्ट टॉपिक क्या लिखा था? वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया था। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या कहता है कि बॉडी सिस्टम से जो वर्क होगा, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की हमने बात किया था। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने रूल किया था, इसका डेरिवेशन भी अपने सिलेबस में लिख लेते हैं, ग्राफ भी हमने बता दिया था पोटेंशियल एनर्जी की तरह। हाँ डेरिवेशन भी है सिलेबस में, और साथ साथ फ्री फॉलिंग बॉडी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है उसका स्टेटमेंट प्रूविंग है, वेरिफिकेशन भी है। सिंपल पेंडुलम का हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिंपल हमने कहा था, थ्योरेटिकल आपको दिखा दिया था ना एकदम ऐसे ही, डेरिवेशन उसका नहीं है, बस समझने के लिए बता दिया था ना, कहाँ मैक्सिमम एनर्जी होगी, कहाँ मिनिमम एनर्जी होगी, ये डिस्कशन हो गया है पीछे वाली क्लास में। आज हम लोगों ने ये करने हैं और पावर पढ़ लेना है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने कहा था ना पढ़ लेना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है बता दिया, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, मोटा मोटा इसका ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है ना। कभी कभी ऑब्जेक्ट मोशन के मूवमेंट से आ सकता है, कभी कोई एनर्जी किसी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो उसका पूछा जा सकता है। जैसे हमने बताया था ना, जैसे फैन चल रहे हैं आपका, ये सब चल रहा है, ये सब किसकी वजह से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आपका बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, CFL जल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। माइक्रोफोन है ये, है ना, सब बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था जैसे मान ली कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में, कभी कभी साउंड एनर्जी भी दे देगा, अरे कभी वायर, हाँ बस मोशन, नहीं, अब वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तभी तो मोशन होगा भाई, मोशन कैसे होगा? कोई बॉडी एक्सीलरेट कब होगी? जब उस पर फोर्स लगेगा। अब बॉडी के मोशन से, मूवमेंट से ही तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। बेसिकली ये समझना होता है कि बॉडी को मोशन में लाने के लिए जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ी, या जितनी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, वो एनर्जी क्या है? हमारी काइनेटिक एनर्जी है। समझना ये होता है, लिखते हैं बोलते हैं वैसे, एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। जबकि एक्चुअल में क्या है? बॉडी को मोशन में बनाए रखने के लिए, बॉडी को मूव कराने के लिए जितनी एनर्जी लगातार हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, जितनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड किए हैं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? किसी बॉडी सिस्टम को उसकी हम इनिशियल पोजीशन से उठाकर किसी हाइट तक लाए, तो इस हाइट तक लाकर उसको रखने में जितनी हमने वर्क किया, जितनी एनर्जी हमने कंज्यूम किया, वो एनर्जी उस बॉडी में क्या होगी? अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। वो एनर्जी उस बॉडी में क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। ठीक, ये है, ध्यान रखना। अभी लिखवाएंगे उसको, कर देंगे, लिख लिया पीछे का पहले। अब डेरिवेशन लिखेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे। किसका डेरिवेशन करेंगे आज हम लोग? लिखो भाई, चलो डेरिवेशन पढ़ेंगे भाई। किसका किसका डेरिवेशन पढ़ेंगे ये देखना, इंपॉर्टेंट है, दोनों सिलेबस में है। डेरिवेशन पढ़ेंगे किसका किसका भाई? पोटेंशियल एनर्जी का, और किसका पढ़ेंगे? लिखो पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा कौन सा है भैया? काइनेटिक एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा क्या है भैया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है भैया, U इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा था mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, K इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। इन दोनों का हमें क्या करना है आज, डेरिवेशन करना है। क्या है इनका डेरिवेशन ये देखते हैं, ठीक है। डेरिवेशन ये दोनों सिलेबस में आपने इसको देखना है, डेरिवेशन देखते हैं इनका, ठीक है। इसका डेरिवेशन देखना है हमें, इसका भैया पोटेंशियल एनर्जी का भी और काइनेटिक एनर्जी का भी। तो फर्स्ट रीडिंग कर लो आप पोटेंशियल एनर्जी, इसका डेरिवेशन करते हैं। फर्स्ट हम लोग रीडिंग कर लेते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। अब डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी की, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स व्हाट पोजीशन, शेप, साइज, ये सब लिखा था, इज कॉल्ड व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस केस में क्या हुआ, देखो जब डेरिवेशन कर रहे हो आप क्या समझिएगा, किसी बॉडी सिस्टम को, किसी बॉडी या सिस्टम को कहां से भैया, ग्राउंड से उठाकर या किसी सरफेस से, किसी हाइट से उठाकर किसी दूसरी हाइट तक ले जाने में हमें जितना वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है, वो वर्क इस बॉडी में क्या होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ये h हाइट पे हम इसको लगे, कितनी हाइट पे लेगा इसको, हम यहाँ से h हाइट पे ले जा रहे हैं। कितनी हाइट पे ले जा रहे हो भैया, h हाइट। अगर इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास क्या भैया m है, तो यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी U इक्वल टू क्या होगा mgh। अब देखो क्या है, अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, इस बॉडी पे हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स होता कितना भाई, ग्रेविटी कितनी होती है m/g होता है, उसके वेट के बराबर। इसी बॉडी पे ग्रेविटी कितना लग रही है, कैसे निकालेंगे, बॉडी के वेट के बराबर। वेट कैसे निकालते हैं, मास इंटू, है ना। तो देखो उसके वेट के बराबर हम फोर्स लगाएंगे तभी तो उठा पाएंगे उसको, उससे स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होगा तभी तो उठा पाएंगे। और कितनी हाइट तक ले गए, h हाइट तक। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी बॉडी सिस्टम को किसी भी सरफेस से या ग्राउंड से h हाइट तक लाने में हमें जितना वर्क परफॉर्म करना पड़ा, वो वर्क उस बॉडी में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो वर्क को अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो वही वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी को डिराइव करना है, अपने को लिखना है। लिखिए जरा, लिखिए, लिखो, the work done in uplifting, the work done in uplifting, the work done in uplifting, the work done in uplifting a body of mass small m, या a body लिख लो, बाकी डेरिवेशन में लिखेंगे इसको। the work done in uplifting a body, uplifting a body, ठीक है, from the ground at small h height, from the ground to at small h height, from the ground to at small h height, the work done in uplifting a body from ground to at small h height will stored in the body, will stored in the body, will stored in the body, will stored in the body in the form of potential energy, will stored in the body in the form of what, potential energy, पोटेंशियल एनर्जी। तो नीचे लिखो, हाँ हाँ बनाना पड़ेगा, लिखो। इट मींस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट व्हाट, ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट व्हाट, ग्रेविटी। अब बॉडी को मान लीजिए h हाइट तक अपलिफ्ट करने में हमें F फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है भैया, F। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा h ही होगा। अब यहाँ cos थीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारा हाइट है, डिस्प्लेसमेंट है। जब डायरेक्शन सेम हो जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1।
बताए थे ना, इसलिए यहां सिर्फ एच लिखेंगे। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट हम जा रहे हैं तो फोर्स हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा भैया, वेट के इक्विवेलेंट होगा कि नहीं, mgh। इसके डेरिवेशन में तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिंपल तरीके से हो जाएगा भाई, u इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh। ये वर्क डन अगेंस्ट क्या है भाई, ग्रेविटी। तो बॉडी को यहां से इस ग्राउंड से h हाइट तक अपलिफ्ट करने में जितना वर्क हमने परफॉर्म किया, बॉडी को ग्राउंड से h हाइट तक अपलिफ्ट करने में हमने जितना वर्क परफॉर्म किया, यही वर्क इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और उसको कैसे निकालेंगे, ये डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, आसानी से आ जाएगा। जहां m क्या है, बॉडी का मास है, h क्या है, उस हाइट तक हम ले जा रहे हैं जहां तक हम इसको अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जिसकी वैल्यू क्या है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना भाई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन, समझ रहे हो। लिखें, यह है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा लिखिए काइनेटिक एनर्जी, ये पढ़ना पड़ेगा, ये जरूरी है भाई। ये है काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं बॉडी इनिशियली कहाँ है भैया, रेस्ट पे है। इनिशियली किस पे है भैया, रेस्ट पे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी अभी है, मान लेते हैं बॉडी का मास क्या है, मान लेते हैं स्मॉल m, और टी टाइम में, किस टाइम में भैया, टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है ये, मान लेते हैं s डिस्टेंस कवर कर लेती है। कितना कवर कर लेती है, s डिस्टेंस कवर कर लेती है भाई। और एक्सेलरेशन इसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन इस टाइम में मान लेते हैं इसमें a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इस बॉडी में a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो इसमें क्या हो रहा है, बॉडी में अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो इसमें फोर्स लग रहा होगा, तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। बोलिए, एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हो रहा हो तो ऑब्वियस सी बात इसमें फोर्स लग रहा होगा, तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। देख लो, तो कहने का मतलब ये बॉडी मोशन में आई, अब किस में आई भाई, मोशन में आई। रेस्ट में थी, अब किस में आई है, मोशन में आई। तो किसी बॉडी या सिस्टम को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए उसको जितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है, जितनी एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ रही है, वही एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, टू ब्रिंग ए बॉडी विच इज एट रेस्ट इनिशियली। लिख लेंगे, सिंपल लिख लो इसको, लिखो काइनेटिक एनर्जी का क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy required the amount of energy required to bring a body in motion, in what motion, from स्टेट ऑफ व्हाट, रेस्ट, या फ्रॉम रेस्ट आप सिंपल लिख सकते हो, फ्रॉम रेस्ट। मतलब बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखा आपने, इज डिफाइंड एज
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिस इज फाइनल व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब ऑब्वियस सी बात है, बॉडी को अगर रेस्ट से मोशन में लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क या फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा ना भाई। कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ बॉडी में क्या होगा भाई, वर्क करेंगे तभी तो मोशन में आएगा। जब तक इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, डिस्प्लेस नहीं करेंगे, तब तक ये मूव होगी क्या, नहीं। इसका मतलब इसको एनर्जी हम कैसे सप्लाई करेंगे, इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करेंगे। जो वर्क परफॉर्म करेंगे वही हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। नीचे लिखो दैट इज वर्क डन इन दिस प्रोसेस, that is work done in this process is equivalent to the that is work done in this process is equivalent to the that is work done in this process is equivalent to the that is work done in this process is equivalent to the kinetic energy of the body, kinetic energy possessed by the body. Yes, that is work done in this process is equivalent to the kinetic energy possessed by the what, body. अब इसको करना है, अब समझना इस प्रोसेस में कितना वर्क परफॉर्म हुआ। अब ये सब लिखना पड़ेगा। बॉडी का मास m है, इनिशियली क्या है भैया, रेस्ट पे है, और स्मॉल टी टाइम में इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी है, v हो जाती है। इसका एक्सेलरेशन इसमें कितना प्रोड्यूस होता है, a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है भैया, s डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो हमें निकालना पड़ेगा इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये अपने को करना है। ठीक, तो ये समझ रहे हैं ना, बॉडी का मास m है, इसे बताना पड़ेगा क्या, समझ आ रही बात है। ये लिख लो, चाहो लिखो लेट वी हैव ए बॉडी, इसका आता है कभी कभी, लेट वी हैव ए बॉडी, लेट वी हैव ए बॉडी ऑफ मास, लेट वी हैव ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट व्हाट, रेस्ट, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स कैपिटल F, after applying a force capital F, it is लिखो, it is displaced by a distance small s, it is displaced by a distance small s, a distance small s, ठीक है, in small t time, distance small s in small t time. During this motion, its final velocity is small v. During this motion, its final velocity is what? Small v. During this motion, its final velocity is small v. And acceleration produced in the body is small a. And acceleration produced in the body is small a. नीचे लिखियो, so work done in this process can be given as, so work done in this process can be given as So work done in this process can be given as, अब यहां cos थीटा फिर क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी हमारी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। इसी डायरेक्शन में हम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी भी हमारी क्या हो रही है, इसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, सेम डिस्प्लेस हो रही है। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। पता है सबको, लिखने की जरूरत नहीं। और फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है भैया, बोलिए होता है या नहीं। दिस इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत, बोलिए सही है कि नहीं है,
तो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमने F के प्लेस पे क्या लिख दिया, m इंटू ए, इंटू में s है, ऐसे लिख दिया, तो m इंटू ए एस, ये हो गया हमारा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा बताना, अब बताओ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भैया, u स्क्वायर प्लस के 2as। u क्या है अपना, 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, बोलो, ये 0 प्लस के 2as। क्यों, क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है ना, जब इनिशियली रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0 होगी कि नहीं, बोलिए, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, इनिशियली रेस्ट पे है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहां से क्या आएगा भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2as। तो अगर हम सिर्फ as की वैल्यू निकालना चाहें, तो सिर्फ और सिर्फ as की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा बताइए, a इंटू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, दिस इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम, a इंटू एस की वैल्यू निकालना चाहे तो v स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 को हमने ट्रांसफर कर दिया, यही होगा, बोलिए। अब ये as की वैल्यू आ गई v स्क्वायर बाई 2, उठा के यहां रख लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा फिर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखेंगे, जहां as है, ये देखो आपको as दिख रहा है ना इस इक्वेशन में, इसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, w इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर हो गया। और यही वर्क किसके इक्विवेलेंट है, यही वर्क किसके इक्विवेलेंट है, काइनेटिक एनर्जी। सिंस आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल है भैया, वर्क डन किसके इक्विवेलेंट है, काइनेटिक एनर्जी को। और काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंबल के यूज करते हैं, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हुई क्या, बोल भाई, कोई प्रॉब्लम हुई क्या, हो गया क्या, के इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, के इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा, के इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अब कभी कभी ये आ गया, हमने काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन और लिखवाया था, याद है आप लोगों को, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू आपने लिखा हाफ ऑफ mv स्क्वायर। एक फॉर्मेट हमने इसकी पहली वाली क्लास में बताया, p स्क्वायर अपॉन क्या है, जहां p का मतलब क्या है भाई, लीनियर मोमेंटम है, p का मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम, और p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू b, लिखवाया पीछे। कभी कभी क्वेश्चन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करता है वो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जब बात होगी तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमने यूज करनी है, क्या यूज करनी है भैया, इनिशियल वेलोसिटी यूज करनी है, ये सब जानते रहना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई लिख लो भैया, इसमें इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे हाफ ऑफ m, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है भैया, u। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसको लिखेंगे kf, हाफ ऑफ क्या होगा, mv स्क्वायर। याद रखना दोनों एक्सप्रेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल के इज इक्वल टू क्या होगा, kf माइनस ki। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो kf माइनस क्या होगा, ki। इसका मतलब ये कितना होगा, हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस के हाफ ऑफ m u स्क्वायर। या इसमें हम कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर सकते हैं भैया, तो डेल के इज इक्वल टू क्या है, kf माइनस ki
हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, कॉमन कर ले हाफ ऑफ एम तो क्या आएगा, हाफ ऑफ एम कॉमन कर ले तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के क्या आ जाएगा भैया, यू स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना क्या भाई, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है भाई, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, हाफ ऑफ एम कॉमन कर लें, दोनों में कॉमन दिख रहा है तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये लिखना। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन की इक्विवेलेंट होता है किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से, ध्यान रखना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के, लिख लेना। कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इसको हम। कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन बाय बॉडी, वर्क डन बाय बॉडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय बॉडी के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, वर्क डन बाय बॉडी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसकी हमें न्यूमेरिकल में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय द बॉडी। याद रहेगा, ये दोनों एनर्जीज का डेरिवेशन हम लोगों ने किया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे। इस पे क्या आएंगे भाई, फिर कभी कभी आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हटाओ इसको, हटाओ, हटा दे भाई। अब आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आता है, ये ध्यान में रखना। जब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो ये कैसा है जरा देखना। मान लीजिए पहले बॉडी किसी हाइट पे है, मान लीजिए इस हाइट पे, फिर मान लीजिए यहाँ पर आ गई। दोनों का हाइट क्या है ग्राउंड से अलग अलग होगा। इसकी हाइट क्या है मान लेते हैं h1 है, इसकी हाइट क्या है ग्राउंड से मान लेते हैं भैया h2 है। इसकी हाइट कितनी है, h2 है। इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट क्या है भैया h2 है। इसकी हाइट क्या है h2 है, और ये हाइट क्या है h1 है। ये h2 है, ये क्या है h1 है। ये h1 है, ठीक है। बॉडी सेम है तो ये बहुत क्लियर हो रहा है अभी, ये बहुत तो क्लियर हो रहा है। बॉडी का मास m है तो मास तो यहाँ m ही रहेगा। चेंज इन हाइट की अगर मैं बात करूं तो डेल h कितना आएगा भाई, h2 माइनस h1 के इक्वल आएगा भाई। जिसकी ज्यादा हाइट है उसमें से कम वाली हाइट को माइनस कर लें तो चेंज इन हाइट की बात आ जाएगी। अगर इनको हम माने पॉइंट्स a पॉइंट b तो देखिए क्या होगा, ये पॉइंट अगर a है आपका, ये वाला पॉइंट अगर आपका a है, ये पॉइंट अगर आपका b है, तो पॉइंट a पे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी और पॉइंट b पे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, ये समझना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट a, एट a क्या होगा भाई, मास m है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या भैया g है, और हाइट क्या है यहाँ पर h2 है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी एट b इज इक्वल टू क्या होगा mgh1। किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादा हाइट है, जिसकी ज्यादा हाइट है ना। तो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल यू। अब मान लेते हैं बॉडी पहले क्या था, बॉडी पहले कहां थी, कहां पर माना जाए बॉडी को, पहले यहां पे थी फिर यहां आ गई। तो ये क्या होगी, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर यू आई होगी, यहाँ पर इसकी क्या होगी, कौन सी एनर्जी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू एफ लिख देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू आई माइनस यू एफ। ऐसा क्यों, क्योंकि इनिशियल वाली की वैल्यू ज्यादा है, फाइनल वाली की कम है। काइनेटिक एनर्जी में फाइनल वाली की ज्यादा होती है, इनिशियल वाली की कम, ध्यान रखना। अब ये समझना, बॉडी अगर एक्सीलरेट हो रही तो अब यहां समझना, तो डेल यू इक्वल टू क्या होगा, यू आई माइनस यू एफ। यू आई कितना है जरा बताना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये है हमारा यू आई, ये है अपना क्या भाई यू एफ है। दोनों की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ, कितना है यहाँ, ये है एम जी एच टू, ये कितना है एम जी एच वन है।
ये MgH2 है, ये क्या है MgH1 है। क्या कॉमन होगा इसमें? Mg कॉमन दिख रहा है आपको, बचेगा क्या भैया H2 माइनस H1। तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा MgH2 माइनस H1। MgH2 माइनस क्या होगा H1। तो जरा बताना, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखा हूं, ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? अगर बॉडी ए से बी पे आई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉडी मोशन में आई कि नहीं, तो क्या इंक्रीज हो रहा होगा उसका? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में समझ में आ गया क्या कि डिक्रीज इन व्हाट? डिक्रीज इन या डिक्रीमेंट इन व्हाट? डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? इंक्रीमेंट इन व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। मतलब चेंज इन शॉर्ट ये समझना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात सही है कि नहीं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके इक्विवेलेंट था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्विवेलेंट था? वर्क डन के इक्विवेलेंट था। किसके इक्विवेलेंट था? ये ध्यान रखना, ये रिलेशन अपने काम का है। ये रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसको बहुत यूज करेंगे हम लोग। ये सब बता रहे हैं, ये डायरेक्ट बुक में नहीं लिखे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे हमें, इसलिए इनको लिखते चलो, समझते चलो, पढ़ते चलो, क्या है ये क्या नहीं है। समझ में आई बात? नहीं, न्यूमेरिकल्स करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब ये समझना, अगर ये बॉडी यहां से ये ग्राउंड पे आ गई तो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। अगर यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है तो जिस टाइम ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? mgh ही होगी। mv स्क्वायर के चक्कर में मत पड़ जाना कि हाफ ऑफ mv स्क्वायर होगा, क्योंकि वही एनर्जी पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अब काइनेटिक एनर्जी में। नहीं कहेंगे लड़के सर हम तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही एनर्जी पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, इसलिए मैंने कहा हर तरह से पढ़ना, हर तरह से समझना है। ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का पूरा ब्रीफ है। फ्री फॉलिंग बॉडी का हम डेरिवेशन करवा देंगे कि हर एक मोमेंट पे उसकी एनर्जी क्या है? कंजर्व है। वो भी आता है कभी कभी। सिंपल पेंडुलम का तो मैंने पहले ही बताया था ना। सिंपल पेंडुलम का एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, टोटल एनर्जी mgh ही आएगी। मीन पोजीशन पे केवल काइनेटिक एनर्जी mgh की इक्वल आएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, टोटल एनर्जी अभी भी mgh ही आएगी। बात कर लिए थे। दोनों का ग्राफ अलग अलग मैं बता दे रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बताओ भाई। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर हमें लिखना हो, हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ लिखना हो तो कैसा था ग्राफ? बताओ जरा। ये है पोटेंशियल एनर्जी इस साइड, ये हमारी हाइट है। हमने कहा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, यही बताया था कि नहीं? याद है? फिर हमने काइनेटिक एनर्जी का बताया था, आपको याद है? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे होगा? हाइट बढ़ने के साथ अगर हमने बॉडी को ऐसे थ्रो कर दिया है तो ऐसे था। ये किसका ग्राफ था? काइनेटिक एनर्जी। फिर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का भी एक साथ बताया था हमने। बोलो, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एक साथ भी ग्राफ ड्रॉ किया था हमने पीछे वाली क्लास में, याद है आप लोगों को? एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और क्या है भैया? काइनेटिक एनर्जी। ये तीनों एनर्जीज को एक साइड लेते हैं, हाइट को इधर लेते हैं। ये कैसा था? दूसरा ऐसे था आपका। ये आपकी टोटल एनर्जी वाला ग्राफ थी, याद है? याद है आप लोगों की? नहीं, ये E इक्वल टू क्या है भाई? U प्लस के। ये पीछे वाले क्लास में किया था। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल आएगा। बाकी दोनों का हमने अलग अलग भी ड्रॉ करके पीछे वाली क्लास में भी डिस्कस किए थे, यहाँ भी बता दे रहे हैं। याद रखिएगा, इसके क्वेश्चंस आते हैं। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन के साथ हमने अच्छे समझ लिया। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? डन हो जाएगा ना? ठीक। अब आपकी फ्री फॉलिंग बॉडी का बचता है एक डेरिवेशन, और साथ साथ आपका क्या बचता है? बस वही पावर। इसके बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे? न्यूमेरिकल्स पे। केवल और केवल इसके क्या करने रहेंगे? फिर न्यूमेरिकल्स। दैट्स इट। ठीक है, इतना करो, प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर बात करेंगे। ठीक है।